दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की महासंग्राम चल रही है और उसमें आप अपने किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपना अभी थर्ड बाल विकास का ये अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, खंड 1 सेक्शन 1। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अभी आपका जो थर्ड सेक्शन चल रहा है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसका लास्ट पॉइंट कुछ बच गया था, जो था यूनिट 24 सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, जिसके अंतर्गत कुछ रह गया था, उसको हम लोग चाहते हैं आज क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रुचि आय प्रेरणा ये सारा हो गया था। ये कुछ सिद्धांत योग्यता हम लोग देखे थे। शिक्षण सहायक सामग्री से हम लोग देखेंगे आज शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं तो कुछ सामग्री की भी आवश्यकता होती है जिससे बच्चे को अच्छे तरह से समझ में आए। तो देखिए वह 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाने में यूज करते हैं, कोई चीज़ का हेल्प लेते हैं, जैसे मैप हो गया या जो भी टीएलएम हम लोग बना कर ले जाते हैं, उसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है श्रव्य सामग्री, सेकेंड नंबर में है दृश्य सामग्री और थर्ड नंबर में है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसका मतलब ये हुआ कि श्रव्य सामग्री जिसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। और श्रव्य दृश्य का मतलब हो गया जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और सपोज करते हैं श्रव्य सामग्री में लेंगे तो सिर्फ सुन सकते हैं, ऑडियो हम लोग सिर्फ सुनते हैं, रेडियो को सिर्फ सुनते हैं, तो ये आपका हो गया श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री, ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ हम लोग को दिखाई देता है, तो ये आपका हो गया दृश्य सामग्री। और जैसे हम लोग टेलीविज़न में सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो ये आपका हो गया दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसे आँख का प्रयोग होता है। इससे अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि, ये आपका दृश्य सहायक सामग्री हो गया। उम्मीद करते हैं अब अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है वास्तविक कार्य, वास्तविक पदार्थों का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें बालक देखकर, छूकर अनुभव कर सकता है। ये बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देता है, जिसको हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल बोलते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जो सामने में देख रहा है, दिखाई दे रहा है। तथा उन्हें निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करते हैं। वास्तविक पदार्थों के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, जो दूसरे के द्वारा दिए गए अनुभवों की अपेक्षा कहीं बेहतर होते हैं। इसीलिए तो हम लोग बच्चे को क्षेत्र भ्रमण में ले जाते हैं, खुद से देखे करे तो उसको अच्छा से समझ में आए। तो आगे देखते हैं नमूने, इन्हें अंग्रेजी में मॉडल कहा जाता है। जैसे ग्लोब हम लोग जानते हैं, ये भी एक क्या है, नमूना है। किसका नमूना है? पृथ्वी का नमूना है। उम्मीद करते हैं नमूना आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नमूने वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध न हो अथवा इतने बड़े हो कि उन्हें कक्षा में दिखाना संभव न हो। जैसे पृथ्वी का एग्जाम्पल हम लोग अभी लिए थे, इसको तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं या दिखा नहीं सकते, इतना बड़ा है। या हम लोग उसको छोटा भी होगा तो पृथ्वी को कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं, उसका नमूना बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर रेल, हवाई जहाज इत्यादि नमूने का प्रयोग इनके बारे में बताने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है चित्र। ये सब सारा TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसका शिक्षक कक्षा में बच्चों को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो, टीचिंग जो है वह अट्रैक्टिव हो, बच्चों के लिए इंटरेस्ट पैदा करे, रुचि पैदा करे। चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब न तो वास्तविक पदार्थ ही उपलब्ध हो और न ही नमूने मिल सके। चित्रों का प्रयोग लगभग सभी विषयों की कक्षा में किया जाता है। अब जब हम लोग को किसी चीज़ का न नमूना होता है और न वह वास्तविक पदार्थ उपलब्ध हो पाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको चित्र बना के ड्राइंग करके समझा देते हैं बच्चे को। चित्र के चयन में शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र इतने स्पष्ट, रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए कि प्रत्येक बालक उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार तथा रंग रूप से परिचित हो जाए। चित्रों में पाठ से संबंधित मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए, अन्यथा प्रमुख बातें छिप जाएगी और बालक भ्रम में पड़ जाएंगे। मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हमको चित्र में दिखाना चाहिए। अब सपोज करते हैं पौधे के सिराए के बारे में बता रहे हैं, तो आराम से उसको दिखा सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ज से जाइलम और फ से फ्लोएम, मतलब जाइलम जो है ज से जल और ज से जाइलम, जल जो जल पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो इस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताना चाहिए जिससे बच्चे को इम्पोर्टेंट बात समझ में आए और इधर उधर दिमाग उसका भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे कक्षा का प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देखकर आवश्यक लाभ उठा सके। और जो हम लोग चित्र का प्रयोग करते हैं, जो फिगर का प्रयोग करते हैं, वो थोड़ा साइज में बड़ा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कलरफुल हो और बेटर हो सकता है। नेक्स्ट है मानचित्र। मानचित्र का प्रयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक है। मानचित्रों के प्रयोग के समय शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर का नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि अवश्य लिखा हो। रेखाचित्र। वास्तविक पदार्थ, नमूने एवं मानचित्र तीनों के अभाव की स्थिति में किसी वस्तु या स्थान के बारे में अध्यापन के लिए उसके रेखाचित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ के प्रयोग से बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। भूगोल विषय के अध्यापन में जलवायु, उपज तथा जनसंख्या आदि का ज्ञान करने के लिए ग्राफ की विशेष सहायता ली जाती है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग गणित तथा विज्ञान शिक्षण में किया जाता है। और नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चार्ट के द्वारा हम बच्चे को बता देते हैं कि इसमें यहाँ तक ये चीज़ है, वो इसमें इतना कम है। तो ये चार्ट भी एक अच्छा चीज़ है बच्चों को समझाने के लिए, TLM हुआ। चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा गणित एवं विज्ञान आदि विषय में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट है बुलेटिन। बोर्ड आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक उपयोगी उपकरण है। इस पर देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में चित्र, ग्राफ, आकृति तथा लेख एवं आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करके बालकों की जिज्ञासा को इस प्रकार से उकसाया जाता है कि उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। बुलेटिन बोर्ड को विद्यालय में किसी इतने ऊंचे उपयुक्त स्थान पर रखा जाना चाहिए जिससे सभी बालक प्रदर्शित की गई सामग्री से लाभान्वित हो सके, यानी सभी बच्चे को दिखना चाहिए अच्छे से। ये बालकों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। इस पर बालकों को भी अपनी एकत्रित की गई सामग्री को प्रदर्शित करने के अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड बनाने के लिए प्लाईवुड अथवा हार्डबोर्ड के टुकड़े पर फ्लैनल के कपड़े को खींचकर बांध दिया जाता है। इसके बाद इस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र तथा ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है संग्रहालय। संग्रहालय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। इन वस्तुओं की सहायता से पाठ रोचक तथा सजीव बन जाता है। संग्रहालय में एकत्रित वस्तुओं का प्रयोग भूगोल, इतिहास तथा विज्ञान आदि विषयों में शिक्षण में सरलता से किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट का प्रयोग सर्वाधिक
होता है। इसका उचित एवं विधि पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट है मैजिक लैंटर्न। मैजिक लैंटर्न एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। इसकी मदद से स्लाइडों द्वारा विविध चित्रों अथवा पाठ का प्रदर्शन किया किसी पर्दे या दीवार पर किया जाता है। नेक्स्ट है विस्तार यंत्र एपीडियास्कोप, जिसको टेलीस्कोप भी कहते हैं, जिसे पहले गांव घर में लोग आता था दिखाने के लिए। कुछ लोग वहाँ इसमें अंधेरे में देखते थे आँख से। इसे देख लीजिए, लिखा हुआ है विस्तारक यंत्र पाठ को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए एक प्रभावशाली यंत्र है। यह मैजिक लैंटर्न से प्रभावकारी यंत्र है, क्योंकि मैजिक लैंटर्न में चित्रों या पाठों को प्रदर्शित करने के लिए पहले उसके स्लाइड बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि एपीआईडियास्कोप में छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को कमरे में अंधेरे करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिना स्लाइडें बने हुए बड़ा करके दिखाया जा सकता है। स्लाइडें, फिल्म पट्टियाँ तथा प्रोजेक्टर स्लाइडें एवं स्लाइडों की फिल्म पट्टियों का प्रयोग शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। प्रोजेक्टर एडियास्कोप से बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि एडियास्कोप द्वारा बालकों को चित्र या पाठ का एक करके दिखाया जा सकता है, जबकि प्रोजेक्टर द्वारा चित्रों या स्लाइडों अथवा फिल्म पट्टियों को क्रम में दिखाया जा सकता है। अब है श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों कानों का प्रयोग होता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर इत्यादि, जो सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे रेडियो द्वारा दूरस्थ बालकों को भी एक साथ नवीनतम घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा बालकों को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं तथा भाषण सुनने को मिलते हैं। रेडियो पर विभिन्न कक्षा के विभिन्न विषयों के अध्यापन संबंधी प्रोग्राम भी सुनाए जाते हैं। रेडियो पाठ का उपयोग शिक्षण की उत्पादकता में वृद्धि करने के किया जाता है। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों सक्रिय हो जाती है और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। नेक्स्ट है चलचित्र, जिसको सिनेमा बोलते हैं। चलचित्र अथवा सिनेमा के अनेक लाभ है। इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने तथा सुनने की दो इंद्रियां सक्रिय रहती है। इसके द्वारा बालकों को विभिन्न देशों अथवा स्थानों अथवा घटनाओं का ज्ञान सरलतापूर्वक कराया जा सकता है। इससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। चलचित्र से होने वाले सभी लाभ टेलीविज़न से भी प्राप्त होते हैं, किंतु सिनेमा की अपेक्षा इसका दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। आजकल टेलीविज़न पर कई मनोरंजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है, जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इग्रो एवं यूजीसी के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भी उपग्रहों की मदद से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनका प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका व्यापक उपयोग होने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के निम्नलिखित उपयोग। इससे छात्रों में पाठों के प्रति रुचि का विकास होता है। यह चलचित्रों के माध्यम से पाठ को अत्यंत जीवंत एवं मनोरंजक बना देता है। इससे छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्वलन प्राप्त होता है। कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का प्रयोग विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा पाठों का प्रस्तुतिकरण तैयार किया जा सकता है, जिससे पाठ अधिक सरल एवं रुचिकर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग देखे TLM में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, वह सबसे इम्पोर्टेंट आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होगा, इन कंपैरिजन ऑफ दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य सहायक सामग्री। अब शिक्षक माता पिता का भी कुछ योगदान होना चाहिए। जैसा शिक्षक होगा, जैसा उसके माता पिता केयर करेंगे बच्चे को, उस ढंग से उसमें विकास होगा। तो आइए देखते हैं शिक्षक माता पिता और साथियों के साथ संबंध, और साथ में उसका फ्रेंड कैसा है, वह किस सर्किल में रहता है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा बच्चे के
विकास में। तो देखते हैं, अनुदेशात्मक प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण घटक है और छात्रों के व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह जिस तरह से छात्रों को पढ़ाता है, उनका प्रबंधन करता है, उसका उनके सीखने पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के साथ संबंध छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बालक माता पिता का संबंध पारस्परिक सम्मान और विश्वास पर आधारित है तो यह बच्चों को एक जन्मजात माहौल प्रदान कर सकता है जो बदले में उसके सीखने की सुविधा प्रदान कर सकता है। एक और विकृत और अस्वस्थकर वातावरण, दूसरी ओर छात्र के सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ सहकर्मी समूह संबंध भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा, स्कूल, समाज आदि में छात्र छात्राएं संबंध एक विशेष प्रकार के भावनात्मक वातावरण का निर्माण करता है। वातावरण की पूरी तरह से उनके रिश्तों पर निर्भर करती है। एक ध्वनि संबंध छात्रों को अधिक सीखने और कक्षा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करता है। यदि साथियों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं तो उनके सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बच्चे को विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छे से विकास के लिए शिक्षक अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उसके माता पिता का भी गाइड अच्छा होना चाहिए। मतलब वो सही से उसका मार्गदर्शन कर सके, उसका केयर कर सके, उसका ख्याल रख सके, और वह किस समूह में रहता है, किस बच्चे के साथ रहता है, उसका दोस्ती क्या है, उसका परिवेश क्या है, और साथ में उस बच्चे को हमको इस ढंग का एनवायरनमेंट देना होगा, तब अच्छे से उनका विकास होगा। यही था बच्चे के माता पिता, शिक्षक और साथियों का उसके विकास में क्या योगदान है। अब है मीडिया का शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रभाव। मीडिया भी आजकल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अभी हम लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की मीडिया है। मीडिया को सूचना प्रसारित करने का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। मीडिया दो व्यापक श्रेणियों में है, प्रिंट और गैर प्रिंट मीडिया में विभाजित किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया ग्रंथों या मुद्रित सामग्री को संदर्भित करता है। यह किफ़ायती और पारंपरिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, पेडागोजी सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा शास्त्र, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वह खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट खंड 1 फिर से स्टार्ट होगा, बाल विकास। और जब हम लोग का सीटेट का एग्जाम होगा तब तक इसको हम लोग फिर से ख़त्म कर देंगे। तो यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।